तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील्स की, जिसका Q4 रिजल्ट आ गया है। कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस शो करी है। इस क्वार्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील का नेट प्रॉफिट 16% बढ़कर 1503 करोड़ हो गया है, जबकि रेवेन्यू 3% गिरकर 44,819 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग ईबिटा भी 4% से बढ़कर 6,378 करोड़ हो गया है और मार्जिन 14.2% तक पहुंच गया है। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग रही, जिसकी वजह से क्रूड स्टील प्रोडक्शन 12% और सेल्स 11% बढ़ गई थी। इंडियन ऑपरेटिंग की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 93% तक चली गई है। कंपनी ने ₹2.8 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और ₹14,000 करोड़ रेज करने का भी प्लान है। ग्लोबल मार्केट में प्रेशर था, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील्स ने डोमेस्टिक सेल्स अचीव की और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो वॉल स्ट्रीट पर आज काफी प्रेशर था और मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड भी दिखाया है, मेनली डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ थ्रेट्स की वजह से। लो लगभग 236 पॉइंट्स, S&P 500 0.7% और नस्दाक 0.9% तक क्लोज हुए हैं। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक्स आगे नहीं बढ़े तो 1 जून 2025 से यूरोप से आने वाले गुड्स पर 50% का हैवी टैरिफ लग सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और इन्वेस्टर कॉशियस हो गए हैं। टेक स्टॉक्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर कंपनी जैसे माइक्रोन और क्वालकॉम के शेयर्स भी स्लिप कर गए हैं। इस हफ्ते के एंड तक S&P 500, डो और नस्दाक तीनों के इंडेक्स अपने वीक के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुए हैं और एनर्जी स्टॉक सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है, जो कि 4.8% तक नीचे गई है। ओवरऑल पूरा वीक वॉल स्ट्रीट के लिए नेगेटिव रहा है और सारे सेक्टर रेड में बंद हुए हैं। विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास पालिया की सैलरी फाइनेंशियल ईयर 25 में 10% बढ़कर लगभग ₹54 करोड़ हो गई है। पालिया ने अप्रैल 2024 से सीईओ का चार्ज संभाला था। उनकी टोटल अर्निंग में $1.7 मिलियन सैलरी और अलाउंस, $1.7 मिलियन कमीशन और वेरिएबल पे, $2.8 मिलियन अदर कंपोनेंट्स और $68,850 लॉन्ग टर्म कंपेंसेशन भी शामिल है। इसके अलावा उनको 16.77 लाख स्टॉक ऑप्शंस भी मिले हैं। विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 25 में अपना नेट प्रॉफिट 18.9% बढ़ाकर 13,135 करोड़ तक पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट की सैलरी भी इंक्रीज हुई है। पालिया की सैलरी अभी भी उनके प्रेडेसेसर थायरी डेलापोर्टे के $20 मिलियन यानी 168 करोड़ रुपीस से काफी कम है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषद प्रेम जी की अर्निंग भी डबल होकर 13.7 करोड़ रुपीस हो गई है, लेकिन उनको इस साल स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिले हैं। थोड़ा गोल्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। 24 मई 2025 यानी आज गोल्ड की रेट बड़े सिटीज में काफी हाई चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 97,520 रुपीस पर 10 ग्राम्स है और 22 कैरेट गोल्ड 89,390 रुपीस पर 10 ग्राम पे मिल रहे हैं। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 97,670 रुपीस पर 10 ग्राम्स और 22 कैरेट्स 89,540 रुपीस पर 10 ग्राम पर है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। 24 कैरेट 97,670 और 22 कैरेट 89,540 रुपीस पर 10 ग्राम्स है। भोपाल और अहमदाबाद में 24 कैरेट गोल्ड 97,570 और 22 कैरेट गोल्ड 89,440 पर 10 ग्राम्स है। ओवरऑल गोल्ड की रेट में वीक के स्टार्टिंग से ही थोड़ा प्रेशर है, लेकिन रेट्स अभी भी काफी हाई चल रहे हैं। आजकल इंडिया में कोविड-19 के केस वापस से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है। 12 मई से 19 मई के बीच एक्टिव केसेस 93 से 257 हो गए हैं। मोस्टली केसेस केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली से आए हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस माइल्ड है, किसी को सीरियस बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। एक्सपर्ट्स ने ये भी कंफर्म किया है कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, सिर्फ ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स ही सर्कुलेट हो रहे हैं। टेस्टिंग कम हो गई है, इसलिए नंबर थोड़े अंडर एस्टिमेट हो सकते हैं, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि एल्डरली और हेल्थ इशू वाले लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे मास्क पहनना और हाइजीन मेंटेन करना। गवर्नमेंट भी अलर्ट है, लेकिन अभी पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं यूपीआई एप्स की। वैसे तो मार्केट में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे बड़े नाम है, लेकिन अब राजस्थान की एक फिनटेक कंपनी ने भी अपना नाम बना लिया है, जिसका नाम है गेटवे पे, जो कि अब राजस्थान की पहली फिनटेक फर्म बन गई है, जिसे आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का फाइनल अप्रूवल मिला हो। इसका मतलब अब गेटवे पे भी अब पूरे इंडिया में डिजिटल पेमेंट और मर्चेंट सर्विस ऑफिशियल
ऑफिशियली प्रोवाइड कर सकती है। इस ऐप का मेन फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पर है, जिनके लिए ये सिंपल और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ला रहे हैं। अब आरबीआई लाइसेंस मिलने के बाद गेटवे पूरे इंडिया में अपनी सर्विस एक्सपेंड करेगी, मेनली टीयर 1, टीयर 3 और रूरल एरियाज में। कंपनी डिजिटल स्टोर फॉन्ट्स, जीएसटी बिलिंग, इन्वेंट्री टूल्स जैसे नए फीचर्स भी लाने वाली है। उनका एम है कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाए और नए जॉब्स भी क्रिएट किए जाएं। प्लेटफॉर्म लो बैंडविड्थ एरियाज के लिए भी बना है ताकि हर जगह डिजिटल पेमेंट हो सके। अब बात करते हैं ईवी मार्केट की, तो ओला इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने अभी 1700 रुपीज करोड़ डेप्ट फंडरेज अप्रूव किए हैं। कंपनी ये पैसा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनसीडीज या दूसरे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक या ज्यादा ट्रांचेज में रेस करेगी। फंड्स प्राइवेट प्लेसमेंट या परमिसिबल मेथड से उठाए जाएंगे, मार्केट की कंडीशन और कंपनी की जरूरत के हिसाब से। ये ओला इलेक्ट्रिक का पहला फंड रेजिंग है आईपीओ के बाद, लेकिन कंपनी अभी भी टफ सिचुएशन फेस कर रही है। शेयर प्राइस आईपीओ के ₹76 से गिरकर अब ₹52.91 पर आ गए हैं। लॉसेस बढ़ गए हैं, सेल्स स्लो हो गई है और रेगुलेटरी प्रेशर भी है। अक्टूबर टू दिसंबर 2024 क्वार्टर में नेट लॉस 50% बढ़कर 564 करोड़ हो गए हैं और रेवेन्यू भी 19% डाउन है। साथ ही महाराष्ट्र में 100+ ओला शोरूम्स भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनके पास मैंडेटरी ट्रेड सर्टिफिकेट्स नहीं थे। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर भी गिर गए हैं और अब टीवीएस मोटर टॉप पे आ गई है। कंपनी पे सेल्स डाटा को लेकर भी गवर्नमेंट स्क्रूटिनी चला रही है। आज के अपडेट्स में मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी है। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर ने मार्च 2025 क्वार्टर में 534 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट 18% गिरकर 25 करोड़ हो गया है क्योंकि कंपनी अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के मेजर चेंजेस के इम्पैक्ट झेल रही है। होनासा ने प्रोजेक्ट नीव के थ्रू टॉप 50 सिटीज में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अडॉप्ट किया था, जिससे मार्जिन कंट्रोल और स्टोर रीच डबल हो गई है। अब 1 लाख से ज्यादा आउटलेट्स पर प्रोडक्ट मिलते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर 2067 रुपीज करोड़ हो गया है, लेकिन एनुअल प्रॉफिट ₹73 करोड़ पर आ गया, जो पिछले साल ₹110 करोड़ था। कंपनी के कोर कैटेगरीज जैसे फेस वॉश, शैम्पू, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और बेबी केयर ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। साथ ही द डर्मा कंपनी ने ऑफलाइन चैनल्स में ₹100 करोड़ एनुअल रन रेट क्रॉस किया है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले साल ग्रोथ और तेज होगी। अब बात करते हैं बिगेस्ट एजुकेशन ऐप मतलब बायजूस की। बायजूस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और यूजर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो लोग ऑलरेडी ऐप यूज कर रहे थे, अब उनको पेड कोर्सेज या वीडियो एक्सेस करने में भी दिक्कत आ रही है। वेबसाइट में सिर्फ एक सिंपल लैंडिंग पेज पे आ गई है, बाकी कंटेंट अनअवेलेबल है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि बायजूस ने AWS का पेमेंट टाइम पर नहीं किया था। AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कंप्यूटिंग, स्टोरेज और आईटी सर्विसेज देता है पे एज यू गो मॉडल पर, जिसकी वजह से पूरा क्लाउड सिस्टम डाउन हो गया है। कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर यूजर्स को अभी भी सर्विस डिसरप्शन को फेस करना पड़ रहा है। तो अब एक धमाकेदार अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को वार्निंग दी? अगर यूएस में बिकने वाले आईफोन्स अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तो एप्पल को 25% का हैवी टैक्स टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप ने बोला है कि ये रूल सिर्फ एप्पल पर नहीं, सैमसंग जैसे दूसरे स्मार्टफोन मेकर्स पर भी अप्लाइड है। उनका कहना है कि या तो अमेरिका में बनाओ या फिर पैसा दो। एप्पल अपनी चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर रहा है, लेकिन ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर एप्पल यूएस में आईफोन बनाएंगे तो फोन की प्राइस 25% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस वार्निंग के बाद एप्पल के शेयर्स भी प्रेशर में आ गए और ये मूव ग्लोबल टैक्स सप्लाई चेन के लिए एक नई टेंशन ले आई है। तो क्या इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक नई शुरुआत हो गई है? तो शुभमन गिल को ऑफिशियली इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। बीसीसीआई ने ये अनाउंसमेंट इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड डिक्लेयर करते वक्त की है, जहां इंडिया 20 जून से इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट सीरीज खेलेगी। ओपन एफएक्स ने अभी $23 मिलियन के फ्रेश फंडिंग रेस किया है, जिसको लीड एसएल ने किया है। कंपनी का फोकस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सुपर फास्ट या सस्ता बनाना। उनका प्लेटफॉर्म रियल टाइम एफएक्स सेटलमेंट देता है,
है, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट 99% फास्टर और 90% तक चीपर हो जाती है, वो भी 24/7 बिना किसी बैंकिंग आवर्स या हॉलीडे के इशू के। ओपन एफएक्स ने सिर्फ 1 साल में $10 बिलियन एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अचीव किया है। अब ये कंपनी अपनी सर्विस लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे नए मार्केट में एक्सपेंड करने वाली है और ट्रेजरी मैनेजमेंट जैसे नए फीचर्स भी लाने का प्लान है। उनका गोल है कि ग्लोबल पेमेंट को बिल्कुल इंस्टेंट और रिलायबल बनाया जा सके, जैसे ईमेल भेजना। तो दोस्तों यही थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।